जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सीआरपीसी के रिवीजन का ये अगला पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के सेक्शंस को देखेंगे, 160 के बाद के सेक्शन को देखेंगे कि क्या कुछ इसमें बताए गए हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो कोर्स में और मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं किया है तो फटाफट इनरोल कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी और सुदृढ़ हो जाए और पुख्ते तरीके से आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाएँ आने वाले ASI 72 रूल और SIPF 72 रूल के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के पहले सेक्शन को। आज की वीडियो का पहला सेक्शन है सेक्शन 160, जिसमें यह कहता है कि साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। जब भी किसी पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि किसी के विटनेसिंग की आवश्यकता है तो वह इस सेक्शन का प्रयोग करता है और वह उसे समन करता है। समन करने के बाद उस व्यक्ति हाजिर होने की अपेक्षा करता है और वहाँ पर वो हाजिर होता है। इसके संबंधित कुछ कंडीशंस को इसमें बताए गए हैं सेक्शन 160 में। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी गई इत्तला या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षा अनुसार हाजिर होगा। जैसे किसी को बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको समन करते हैं। तो हाजिर होने की अपेक्षाओं में समन, वारंट और कुड़की, इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या है, समन करेंगे उसको और वह व्यक्ति वहाँ पर आएगा। अब अगर वो पुरुष 15 साल से कम आयु का और 65 वर्ष से अधिक आयु का है, या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से, या ऐसे स्थान में जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करता है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं करेगा। मतलब ये एक स्टार मार्क कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है, कोई पुरुष 15 साल से कम उम्र का होता है या 65 साल से अधिक का है, कोई स्त्री है, कोई मेंटली डिसेबल्ड है, तो वो जहाँ निवास कर रहा है उसको वहीं पर उसका जो भी स्टेटमेंट लेना है वहीं पर जा कर के लेगा। और अगर अपने निवास स्थान से भिन्न किसी जगह पर बुलाया जा रहा है तो उचित खर्चों का, जो कि राज्य सरकार जिस निमित्त बनाए गए नियमों से जो देती है, उन चीज़ों को देने के लिए बाध्य है या वो लेने के लिए इंटाइटल्ड है। अगला सेक्शन है सेक्शन 161, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। जब साक्षी पुलिस के सामने उपस्थित होता है तो फिर उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, और एग्जामिन उसको क्या करेंगे, उसको सबसे पहले मौखिक रूप से एग्जामिन करेंगे। और मौखिक रूप से जब हम एग्जामिन करेंगे तो वो सारे उस प्रश्नों को सही ढंग से, जो हम उससे पूछेंगे उसको सही ढंग से उत्तर देने के लिए आबद्ध है। और जो भी वो उत्तर देता है तो उसको क्या होगा, पुलिस अधिकारी अपने सामने लेखबद्ध करता है। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का जो है उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि इस धारा के अधीन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा। मतलब कि आप रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखा या ऑडियो विजुअल के तहत भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब अगर किसी महिला से संबंधित अपराध है तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखिए कि महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित किया जाएगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन बोला गया कि अगर कोई आता है तो उसका स्टेटमेंट पुलिस कैसे रिकॉर्ड करेगी। इसके बाद ये कहता है कि 162, पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षर न किया जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग। और ये कहा जाता है कि पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दे रहा है वो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे तो करे या तो नहीं करे। साथ ही साथ वो स्टेटमेंट जो पुलिस रिकॉर्ड करती है वो किसी साक्ष्य के तौर पर भी उपयोग में नहीं लाई जाती है, क्योंकि जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो एविडेंस एक्ट की धारा 32, धारा 27, इन चीज़ों में उसका जिक्र दिया गया है कि आखिर क्यों इसका जो है उपयोग नहीं किया जाता है। पुलिस जो स्टेटमेंट लेती है और उस स्टेटमेंट को विटनेस के तौर पर या उसे किसी भी प्रकार से एविडेंस के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं, इंड्यूसमेंट से संबंधित सेक्शन है 163, कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट देने आया है तो उसे कोई भी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा, न कराएगा, न दिलवाएगा और न ही करवाएगा। ये धारा 24 में लिखा है कि जबरदस्ती किसी से कोई स्टेटमेंट लेकर के उसको नहीं करेगा, जैसे कि कबूलो कि तुम्ही ने ये घटना की है या अपराध किया है। इस तरह का इंड्यूसमेंट नहीं एडमिसिबल है।
किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे किसी चेतावनी द्वारा अन्यथा निवारित न करेगा। मतलब अगर कोई 164 में जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट देना चाहता है तो उसको भी अब रोकेगा नहीं, आप उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट से संबंधित जो कंडीशंस हैं उसमें लेकर के पुलिस उसको जाएगी। तो ये था सेक्शन 163। आगे चलते हैं सेक्शन 164, संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलिखित करना, कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो कौन लिख सकता है। तो इसमें कहता है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे उसकी अधिकारिता में केस हो ना हो, फिर भी वो इंटाइटल्ड है कि किसी का भी संस्वीकृति जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट कहता है परंतु इस धारा के अधीन की गई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में, ये एक कंडीशन है कि उसका जब तक एडवोकेट नहीं है वो तब तक वो जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं करेगा। साथ ही साथ उसे श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ही अभिलिखित किया जाएगा। और कुछ समय के लिए मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रियल पावर दे दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि वो मजिस्ट्रियल पावर का प्रयोग करके उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट ले ले, नहीं, जो एक्चुअली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसी के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। और कोई दूसरा व्यक्ति जो है जिसको कि मजिस्ट्रियल पावर अगर है भी पुलिस अधिकारी को, तो उसके सामने वो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा ये कहता है कि मजिस्ट्रेट पहले जो कन्फेशनल स्टेटमेंट देने आएगा उसको यह समझाएगा कि आप ऐसा कहने के लिए आबद्ध नहीं है, मतलब आपको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है कि आप कन्फेशन करिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर उपयोग किया जाएगा। और मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो जाता है कि नहीं, यह व्यक्ति कन्फेशनल स्टेटमेंट देना चाहता है, तभी उसकी संस्वीकृति जो है अभिलिखित करेगा। और अगर मजिस्ट्रेट को किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति से ज़बरदस्ती कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया जा रहा है तो वह उसी समय उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को खारिज कर देता है। साथ ही साथ अगर अब कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के लिए रेडी है, सब कुछ है, तो धारा 281 CRPC में जो प्रोसेस दिया गया है उस प्रोसेस के तहत ही उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और उसमें मजिस्ट्रेट अपना एक डिक्लेरेशन देगा और उसके नीचे अपना हस्ताक्षर भी करेगा। सारी चीज़ें इस पे जो प्रोसीजर दी गई है उसके अनुसार ही किया जाएगा। तो ये हो गया आपको संस्वीकृति रिकॉर्ड करने की। अब क्या है कि मान लीजिए किसी का ऐसा संस्वीकृति लिखना है जो कि मानसिक रूप से अस्थायी या अस्थायी रूप से निःशक्त है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता से उसको लेगा, इंटरप्रेटर या कोई भी स्पेशल जो भी उसको ट्रांसलेट कर दे, उन चीज़ों को समझा दे, उसके समक्ष ही उसको लेगा। साथ ही साथ उसकी ऑडियो वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। तो ये सारे कुछ ऐसे कथन है जो कि कन्फेशनल स्टेटमेंट से संबंधित आपको याद रखने हैं। एंड आज के वीडियो का अंतिम सेक्शन हम लोग देखेंगे 164 को बलात् संघ के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। जो विक्टिम है, जो रेप का विक्टिम है, उसके जो है मेडिकल एग्जामिनेशंस में क्या कुछ किए जाएंगे उसके कंडीशन के लिए इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट दूसरे पॉइंट में दिया है इसको आपको याद रखना है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी स्त्री भेजी जाती है बिना किसी विलंब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें क्या क्या ब्यौरा होगा, स्त्री का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है उसका नाम, पता, स्त्री की आयु, DNA प्रोफाइल करने के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री, स्त्री के शरीर पर क्षति के या कोई चिन्ह है तो उन चीज़ों का जिक्र करेगा, स्त्री की साधारण मानसिक दशा के बारे में उचित ब्यौरे सहित अन्य तत्विक विशिष्टियाँ, मतलब जो भी एग्जामिनेशंस की जाएंगी, जो भी रिपोर्ट आता है उन सब चीज़ों को उसमें मेंशन किया जाएगा। तो 164 क तक हम लोगों ने देखा बलात् संघ के पीड़ित व्यक्ति के चिकित्सीय परीक्षा के लिए। तो डेली ये रिवीजन रोज़ रात 9 बजे आपके लिए आता है। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सफलता में हमारा कुछ योगदान हो सके। और अंत में वीडियो समाप्त करने से पहले अगर वीडियो में आपने इनरोल नहीं किया है अभी तक वीडियो कोर्स और CBT में, तो आप वहां पर इनरोल कर लीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर पाएँ। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।